नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हराने और विपक्ष की हर रणनीति का जवाब देने के लिए अब राहुल गांधी एक नए मिशन पर निकलने वाले हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन बनाकर विपक्षी दलों ने एकता दिखाने की कोशिश की है और अब कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए एक बार फिर देश को जोड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने पूरब से पश्चिम तक राहुल गांधी की एक और यात्रा का ऐलान किया है और यात्रा को नाम दिया गया है भारत न्याय यात्रा। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी और इस महारैली को नाम दिया गया है तैयार हम। इस महारैली से कांग्रेस चाह संघ के गढ़ नागपुर से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। वहीं भारत न्याय यात्रा ने भी देश की राजनीति में कई नए मोड़ तैयार कर दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी पारी, अब भारत न्याय यात्रा की बारी। पूरब से पश्चिम चलेंगे राहुल गांधी, देश में लौटेगी कांग्रेस की आंधी। राहुल की यात्रा से लाभ या हानि, 2024 में बदलेगी जीत की कहानी। तारीख थी 12 सितंबर 2022, जब राहुल गांधी ने आधुनिक राजनीतिक रण में देशव्यापी यात्रा का आजमाया हुआ बाण चलाया और हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से लेकर उत्तर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव है तो कांग्रेस एक बार फिर राहुल गांधी की देशव्यापी यात्रा वाली छवि को सामने लाने की तारीख तय कर चुकी। तारीख होगी 14 जनवरी 2024 में राहुल भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यात्रा पूर्वी राज्य मणिपुर से शुरू होगी और पश्चिम में महाराष्ट्र में जाकर खत्म होगी। राहुल गांधी की दूसरी यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरेगी और 6200 किलोमीटर की यात्रा को 67 दिन में खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 14 राज्यों से गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की बात करें तो यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र तक जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के इस मेगा इवेंट को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी दिखाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी has decided to hold a भारत न्याय यात्रा from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, and finally Maharashtra. This yatra is covering 14 states and 85 districts. 18 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने के 2 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का जिक्र किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में खड़गे ने कहा, एक और महत्वपूर्ण बात कार्य समिति के समक्ष रखना चाहता हूं। पिछले कई महीनों से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एक स्वर में लगातार एक मांग मेरे सामने रखते कि राहुल गांधी से पूर्व से पश्चिम भारत जोड़ो यात्रा करने का आग्रह करें। मैं कार्य समिति में राहुल गांधी के समक्ष ये बात रखता हूं और निर्णय आप सभी पर छोड़ता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में भारी डिमांड के बाद 21 दिसंबर को ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी के सामने भारत जोड़ो यात्रा करने की मांग रख दी। राहुल गांधी ने यात्रा के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उसी बैठक में तमाम नेताओं ने यात्रा के दूसरे चरण को लोकसभा चुनाव को देखते हुए सिर्फ पदयात्रा के बजाय नए प्रारूप में किए जाने की वकालत की। रैली या अहम कार्यक्रमों के पहले पदयात्रा हो।
लेकिन पदयात्रा के अलावा बस, साइकिल, बाइक के साथ ही ट्रैक्टर, ट्रक का इस्तेमाल हो। इससे कम वक्त में ज्यादा कार्यक्रम किए जा सकेंगे और चुनाव के चलते जल्दी यात्रा पूरी हो सकेगी। भारत जोड़ो यात्रा को जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते से शुरू करने और मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक 60 दिनों के अंदर पूरा करने पर जोर दिया गया है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाने के लिए अलग अलग दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। वर्किंग कमेटी में बात सामने आने के बाद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को 67 दिनों का रखने और पदयात्रा के साथ साथ बस से भी यात्रा को आगे बढ़ाने की बात तय की गई। आर्थिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए और राजनीतिक न्याय के लिए। महंगाई और बेरोजगारी से करोड़ों परिवार जो पीड़ित हैं, उनको एक नया भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाना है। तो पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने के लिए, और अब भारत न्याय यात्रा, ताकि लोगों में हम आश्वासन देंगे कांग्रेस पार्टी की ओर से, राहुल गांधी जी की ओर से, कि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है लोगों को, आम जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूर्ण तरीके से उपलब्ध हो। राहुल गांधी जी के जो रणनीतिकार हैं या यात्रा के जो रणनीतिकार हैं, उन्हें ये शायद इस बात का भान नहीं है कि देश में किस तरह का नैरेटिव बन चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर में, अयोध्या में। एक बड़ा उत्सव वाला दिन पूरे देश के लिए। आप 14 जनवरी से यात्रा चालू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने दिन अच्छा चुना है। लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ शायद मिल नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है एक ऑर्गेनाइज्ड संगठन नहीं है। तो फिर कैसे आप कांग्रेस की इस यात्रा से लाभ की उम्मीद देख रहे हैं? और राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं है। जब वो चेहरा नहीं है तो फिर उनको यात्रा पे क्यों भेज रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 और लोकसभा चुनाव में सीटों के गणित की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। पूरब से लेकर पश्चिम के राज्यों में लोकसभा सीटों का गणित समझे तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के पास 1 सीट है तो कांग्रेस 0 पर खड़ी है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां वंचित हैं। वहीं असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 9 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास 3 सीट हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का खाता 0 है तो कांग्रेस के पास 1 सीट है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 2 सीटें। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 17 बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी के पास 11 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। उड़ीसा के कुल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 2 सीट है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 का आंकड़ा बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 2 सीट है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में से बीजेपी के पास 28 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 24 सीट है, जबकि कांग्रेस के यहां खाता 0 है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के पास। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास बम्पर 23 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट मौजूद है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मात खाने के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस भले ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों से इतर लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर चुकी है। भारत न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस राहुल गांधी की जन साधारण से जुड़ने वाली छवि को भुनाकर लोकसभा चुनाव के परिणामों को बदलने की कोशिश की तैयारी में। लेकिन भारत न्याय यात्रा के प्रोग्राम के ऐलान के बाद इस बात पर चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर अरुणाचल की जगह अशांत और हिंसाग्रस्त मणिपुर से राहुल यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर हुई थी, इसलिए भारत न्याय यात्रा को पूर्व से पश्चिम तक करने का फैसला हुआ। राहुल के सामने शुरुआत करने के 2 विकल्प रखे गए थे। पहला, यात्रा को अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड से शुरू किया जाए, जो रुद्राक्ष के पेड़ों से घिरा हुआ है, जिससे खुद को शिव भक्त कहने वाले राहुल और कांग्रेस की आस्था से जोड़ा जा सके और हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिलता।
वहीं दूसरा विकल्प मणिपुर से शुरू करने का आया, जो सियासी तौर पर अशांत है और हिंसा ने मणिपुर को जख्म दिया है। इसके जरिए मोदी सरकार के साथ उनके डबल इंजन की सरकार के दावे पर जोरदार सियासी हमला किया जा सके। ऐसे में आखिरकार शुरुआत के लिए मणिपुर को चुना गया। वही यात्रा शुरू करने के लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन को चुनकर हिंदुत्व की भावना का भी ख्याल रखा गया। दरअसल राहुल गांधी की दूसरी यात्रा का मकसद ही है कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो नाकामियां हैं उनको जनता के बीच ले जाना। मणिपुर जाहिर सी बात है उपद्रवग्रस्त रहा है, तो एक जनता के सामने उदाहरण पेश करने के लिए इससे बेहतर जगह मेरे ख्याल में कांग्रेस की दृष्टि में कोई हो नहीं सकती थी। और कांग्रेस का अपना सोचना है कि मणिपुर से यात्रा शुरू करने से जनता में एक मैसेज जाएगा, जो जनता शायद बीच बीच में भूल जाती है कि वहाँ समस्याएं बड़ी हैं, उनके दिमाग में ये बात फिर से लाई जाएगी। यही उद्देश्य है। और दरअसल कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी सियासी ताकत के साथ ही इंडिया गठबंधन के शिवसेना, उद्धव और एनसीपी पवार जैसे सहयोगियों को ध्यान में रखते हुए मुंबई में यात्रा का समापन कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा नाम लोगों की जुबान पर आ ही चुका है। ऐसे में 2024 के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा के पार्ट 2 को न्याय यात्रा का नाम दिया गया, जिससे इसे जनता की उम्मीदों को न्याय दिलाने के लिहाज से जोड़ा जा सके। भले ही पार्टी इसे राजनीतिक यात्रा कहने से बच रही हो, लेकिन न्याय यात्रा नाम रखकर वो जनता के बीच सियासी संदेश लेकर ही जा रही है। और कांग्रेस की इसी मंशा को भांपकर बीजेपी और बीएसपी जैसे दलों के हमले भी शुरू हो चुके हैं। पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कोई यात्रा पे निकले ना निकले, ये उनका अधिकार है। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, देश ने उनको एक जवाब दे दिया जो अभी चुनाव हुए हैं। केवल शब्दों के खेल से या कोई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शब्दों का प्रयोग करके कोई यात्रा निकालने से न्याय नहीं मिलता। न्याय होता है जब आप कार्य करते उस दिशा में जो कांग्रेस पार्टी ने 55 साल में करना नहीं उचित समझा। अब मोदी जी की सरकार कर रही है तो यात्रा वो निकालना चाहते हैं। देश की जनता उनको इस पर भी कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को जवाब दे देगी। राहुल गांधी की क्वालिफिकेशन और इंटेलिजेंस केवल कुछ ही लोग जो उनके परिवार के दरबारी है वही समझ पा रहे हैं। देश की जनता का ये ओपिनियन राहुल गांधी के विषय में नहीं है। जनता तो समझने से रही, इसीलिए 2004 से लेकर अब 2023 आ गए। बार बार जनता चुनाव के माध्यम से उनको संदेशा भी देती है, पर ये प्रथम परिवार के चाटुकार नहीं समझ पाते। परिवर्तन लाने में राहुल गांधी की यात्रा कामयाब होगी या नहीं होगी, यह कह पाना बहुत स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है वहां कांग्रेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नियोजन में, संगठन में और जिस तरीके से जनता के बीच में काम किया जाए, बड़ा बुनियादी फर्क है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। मुझे लगता है कांग्रेस का थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन है कि राहुल गांधी की पहली यात्रा के बाद उनको कर्नाटक और हिमाचल के नतीजे उनके पक्ष में आए, तो सोच रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा हो। सोचना उनका काम है। विपक्षी गठबंधन आज जिस मकाम पर खड़ा है और 2024 को चुनावी तैयारियों में जुटा है, उसकी नींव करीब 1.25 साल पहले ही पड़ गई थी, जब राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर तक गई। राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बढ़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही, जिसे पहनकर वो कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 सभाओं को संबोधित किया था, 100 से ज्यादा बैठकें और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। राहुल ने चलते हुए 275 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि बीच बीच में रुककर 100 के करीब चर्चाएं की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा 145 दिन में पूरी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने 4081 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरी और कुल 75 जिलों के 76 लोकसभा सीटों को कवर किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने कुल 12 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय पर शुरू हुई थी जब कांग्रेस के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी।
सबसे बड़ी चुनौती थी अपने नेताओं को कैसे पार्टी छोड़ने से रोका जाए और कुछ नेताओं को वापस भी लाया जाए। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए और जनता को अपने साथ लाया जाए ताकि 2024 के चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। राहुल की इस पदयात्रा ने न सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि इस पदयात्रा से राहुल गांधी का मेकओवर भी हुआ। जिससे वो अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुए। राहुल की इस पदयात्रा में उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन का साथ मिला, तो एनसीपी की सुप्रिया सुले भी यात्रा में शामिल हुई। वहीं शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने भी भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया। सभी तरफ लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, जो इंसान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, 4000 से ज्यादा किलोमीटर चला, उसके तरफ सब देख रहे हैं, मोदी के तरफ नहीं देख रहे हैं। मोदी तो झूठा है ही है, तो उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, इसीलिए आप एक होकर लड़ो। राहुल गांधी की तारीफ होना इस बात की तरफ इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत जोड़ो यात्रा नया बदलाव लाने वाली है। हालांकि राहुल गांधी के साल भर पहले शुरू हुई इस यात्रा पर तंज भी कसे गए थे। भारत जोड़ो यात्रा केरल से शुरू हुई, जहां बीफ पार्टी देने वालों का साथ, फिर तमिलनाडु में पहुंची तो उस फादर जॉर्ज पुनिया का साथ, जो कहते हैं कि जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती से उनका पैर टच ना हो जाए। फिर कर्नाटक में पहुंचती है तो वहां के वो कार्यकारी अध्यक्ष जो हिंदू शब्द के लिए गंदा कहते हैं। फिर महाराष्ट्र पहुंचती है तो स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। तो तमाम प्रकार की विघटनकारी पृथकतावादी ताकतों और विचारों को आगोश में समेटे हुए दिल्ली में आकर खड़े हुए, तो मुझे लगता है कि विघटनकारी ताकतों को साथ में लेकर भारत में जो लोग कहते हैं कि उन्हें। अपनी इस पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों से मुलाकात की, उनके दुख दर्द को साझा किया, उनकी समस्याओं को सुना। इस पदयात्रा में राहुल गांधी ने आम लोगों के मुद्दों को उठाया, महंगाई, बेरोजगारी, किसान जैसे जनमानस से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की, जिसने बड़े वर्ग का ध्यान राहुल गांधी की तरफ खींचा। पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं। आदिवासियों को नया नाम दे देंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। हमारा काम जोड़ने का है। भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया। हर धर्म को, हर जात को, हर भाषा को हमने याद दिलाया कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हो और आप सबको एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ, इज्जत के साथ रहना है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने न सिर्फ आम जन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, बल्कि इसी यात्रा का नतीजा रहा कि कई क्षेत्रीय और विपक्षी पार्टियां राहुल के समर्थन में आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी। इस गठबंधन का अब कुल 28 पार्टियां हिस्सा बन चुकी। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं था जब किसी बड़े नेता ने हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा की। पहले भी ऐसा कई बार हुआ और उसका नतीजा ये रहा कि बड़े बदलाव देखने को मिले। भारत जोड़ो यात्रा से न सिर्फ राहुल गांधी का मेकओवर हुआ, बल्कि इंडिया गठबंधन भी तैयार हो चुका है। साल 1983 में समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की थी। चंद्रशेखर लोगों का विश्वास वापस जीतना चाहते थे। कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा 4 महीने में पूरी की। साल 2003 में जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, प्रदेश कांग्रेस के नेता वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने प्रजा प्रस्थानम नाम से 2 महीने की पदयात्रा की। गर्मी के दौरान करीब 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की।
बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम ने लोकप्रिय भावनाओं को उलट दिया और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के शासन को खत्म कर दिया। वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मई 2004 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2014 में चंद्रबाबू नायडू ने 208 दिन की 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसे वास्तुना मिकोसम यानी मैं आपके लिए आ रहा हूं का नाम दिया गया। इस यात्रा ने चंद्रबाबू नायडू के प्रदेश की राजनीति में वापसी कराई। साल 2017 में कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा की। दिग्विजय ने इस पदयात्रा को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया था, लेकिन यह साफ था कि 6 महीने की इस यात्रा में एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम था। बाद में साल 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने बीजेपी को सत्ता दिला दी। खैर, दिग्विजय की इस यात्रा ने कांग्रेस को राज्य में पुनर्जीवित किया और सत्ता दिलाई। भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज में ही कांग्रेस की तरफ से दावा कर दिया गया था कि भारत जोड़ो यात्रा अभी जारी है। राहुल गांधी दूसरे चरण की यात्रा जल्द शुरू करेंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इस यात्रा से 2024 की राह आसान होती दिखाई दे रही है और यही वजह है कि कांग्रेस जल्द से जल्द राहुल गांधी को देशाटन पर रवाना कर अपने और विपक्ष की स्थिति को मजबूत करना चाहती है।